कहते हैं कि आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया छुपी होती है जो आमतौर पर कभी हमें नजर नहीं आती, या वो हमारी नजरों के सामने होती है लेकिन हमें उसे देख नहीं पाते। दादी कहती थी आईने की दुनिया के पीछे अतृप्त आत्माओं का घर होता है, लेकिन ये बात कितनी सच है या फिर महज बचपन में सुनी कुछ कहानियां हैं। बचपन में दादी कहती थी कि रात को कभी खुले आईने के सामने मत सोना, क्योंकि अगर रात के पहर उस पार की किसी अतृप्त आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी या अपने साथ तुम्हें भी उसी दुनिया में ले जाएगी। बचपन में तो मुझे दादी की ये बातें सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन जब बड़ी हुई तो उनकी हर बात में मुझे अंधविश्वास और बच्चों को बहलाने वाली कहानियों के सिवा और कुछ नजर नहीं आया। आज जब मैं अपने नए घर की शिफ्टिंग करते हुए अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो मुझे दादी की कही हुई ये बातें याद आ गई। शुभम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इस घर में कुछ अधूरा सा है? अधूरा? क्या अधूरा? आईना। नया घर बनाया और उसमें आईना ही नहीं है। मुझे एक एंटिक मिरर लेना है। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में काफी अच्छी एंटिक चीजें मिलती हैं। चलो ना, आज वही चलते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। नीति शुभम के साथ बंजारा मार्केट गई। पूरे मार्केट में खूबसूरत एंटीक सामान की भरमार थी। नीति ने काफी सारी दुकानों पर कई सारे आईने देखे, लेकिन जैसा आईना उसे चाहिए था वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उफ यार, मैंने तो सुना था यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन जैसा आईना मुझे चाहिए वैसा कहीं नहीं है। नीति ने तो इतना कहा ही था कि तभी एक बंजारन अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आईना चाहिए ना छोरी तने, हमारे साथ चल। इतना सुंदर आईना है हमारे पास, तू देख लेगी ना तो तने देखते ही पसंद आ जाएगा। अरे सोच के रही है, चल। नीति और शुभम उस बंजारन के साथ उसकी दुकान पर आए, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग था। दुकान के अंदर बुझी बुझी रोशनी और अगरबत्ती की एक अजीब सी गंध थी। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पर? अरे अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी तो उसी की वजह से ये धुआं हो गया है। ये देख छोरी, तेरा आईना कति तेरे जैसा खूबसूरत। आईना तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही आईना चाहिए था। मैं जानू हूँ छोरी, और यो आईना मैंने थारे लिए ही संभाल के रखा था। मेरे लिए ही संभाल के रखा था से आपका क्या मतलब है? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता छोरी, और मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने ये आईना किसी ऐसी छोरी के लिए संभाल के रखा था जिसके परिवार में खुशी आने वाली हो। तेरे पेट को देख के ही मैं समझ गई थी कि थारे भीतर नन्ही सी जान पल रही है। जब म्हारे को म्हारा बच्चा होने वाला था ना, तब म्हारी सास ने मने यो दिया था, और जब म्हारी बेटी को बालक होने वाला था तो मैंने यो उसे दिया था, पर वो बेचारी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब म्हारा तो इस दुनिया में कोई है ना, तो तू गर्व से है तो तू इसे ले जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो शुभम, आगे चलते हैं। अरे के हो गया छोरी, ले जाना। सुबह से हमारी बोनी भी ना हुई है, तेरा बहुत बहुत एहसान हो जाएगा छोरी। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। नीति का आईना लेने का मन तो नहीं था, लेकिन उसने बंजारन का मन रखने के लिए वो आईना खरीद लिया। मगर उसका मन कुछ बेचैन सा हो गया। उसने बंजारा मार्केट से कुछ और शॉपिंग भी नहीं की और सीधी घर वापस आ गई। इतना बड़ा आईना मैं ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा यार, कहीं टूट न जाए। नहीं, रहने दो, तुम इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो, बाद में इसे ऊपर रख लेंगे। क्या यार, सुबह तो तुम हल्ला मचा रही थी कि ऊपर आईना नहीं है, और अब जब आ गया तो कह रही हो कि स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुभम ने आईने को नीचे स्टोर रूम में रख दिया। नीति शुभम के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार आईने की तरफ ही जा रहा था। उसके दिमाग में बंजारन की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम्हें उस बंजारन की बातें कुछ अजीब नहीं लगी शुभम? मतलब उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसकी बेटी की कहानी? अरे इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं नीति,
अरे पुरानी औरतों को अक्सर देखकर ही सब पता लग जाता है। और रही बात उसकी बेटी की कहानी की, तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तो अपना दुख तुम्हारे साथ बांट लिया। कल मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं सोने जा रहा हूं। शुभम नीति को समझाकर सो गया, लेकिन नीति उन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके देर रात उसे नींद आई। सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखें खुलते ही वो बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक उसके बिस्तर के सामने रखा था, लेकिन आईने के अंदर उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे आईने के अंदर से झांक कर देखा और फिर भागता हुआ कहीं गायब हो गया। वो हाफ कर उठी। शुभम, शुभम, अरे क्या हो गया नीति? अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये आईना यहाँ कैसे आया? मैंने आंखें खोली और सामने आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे आईने के उस पार से किसी ने मुझे देखा और फिर कहीं गायब हो गया। सुबह उठते ही सामने आईना देखोगी तो भ्रम तो हो ही जाएगा ना। और ये आईना मैं इसलिए ऊपर लेकर आया हूँ क्योंकि नीचे स्टोर रूम में चूहों ने हड़कंप मचाया हुआ है। तुमने जो लैंप स्टोर में रखा था ना, वो तो उन्होंने तोड़ दिया। अब आईना ना तोड़ दे, इसलिए शंभू के साथ मिलकर मैं इसे ऊपर लेकर आ गया। और हाँ, अब तुम उठी गई हो तो मेरे लिए नाश्ता बना दो ना प्लीज। नीति ने शुभम के लिए नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद शुभम ऑफिस के लिए निकल गया। नहा धोकर नीति घर के मंदिर में दिया जलाने गई, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो दिया नहीं जला। अरे ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? नीति ने फिर से माचिस जलाई, लेकिन इस बार मंदिर में रखे कपूर ने आग पकड़ ली और लकड़ी के मंदिर में भी आग लग गई। नीति ने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन आधा मंदिर जल चुका था। पता नहीं कल से क्या हो रहा है, अचानक मंदिर भी जल गया। एक तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, अंदर जाकर पेन किलर लेती हूँ। इससे पहले कि नीति अंदर जाती, उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई छोटा बच्चा इधर उधर भाग रहा हो। उसने जल्दी से कमरे की तरफ जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो उसे लगा मानो कोई परछाई उसके बिस्तर के पास से दौड़ती हुई उसी आईने के अंदर समा गई। नीति आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था, फिर भी उसने ध्यान से आईने की तरफ देखा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आईना कुछ कहना चाहता है। इसे देखकर दादी की कही हुई बातें याद आ रही है कि इस आईने के उस पार जरूर किसी का घर है। नीति ने यह कहते हुए आईने को हाथ लगाया। आईने के ऊपर सीधी तरफ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। नीति का हाथ जैसे ही उस निशान पर लगा, नीति को एक जोरदार झटका लगा। नीति ने अपना सर पकड़ा और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। रात को उसके पास शुभम का कॉल आया। हेलो नीति, यार यहाँ पे बस वालों ने स्ट्राइक कर दी है और कोई कैब भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। आज रात लगता है मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तुम प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है? ओके। नीति पहले ही डरी हुई थी, लेकिन उसने डर को शुभम के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो चादर ओढ़कर अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। घड़ी में रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसे नींद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद उसकी हल्की आंख लग गई, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज पड़ी, जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ी ही भयानक आवाज में कोई राइम गाता हुआ उसके पास आ रहा हो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तभी उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी और आईने के अंदर का भयानक दृश्य देखकर नीति की रूह कांप गई। आईने में एक बेहद भयानक छोटा बच्चा उसे दिखाई दिया। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को मरोड़कर तोड़ दिया और अपनी गर्दन अपने हाथों में लिए नीति की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे नीति का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो जोर से चिल्लाई और उसने रूम की लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन लाइट ऑन ही नहीं हुई। नीति ने एसी की तरफ देखा तो वो भी बंद था।
लगता है लाइट चली गई है। और दादी ठीक कहती थी, बिस्तर के आगे कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। आईना बिस्तर के सामने से हटा देती हूँ। बहुत अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं इससे मुझे। नीति अपने बिस्तर से उठकर आईने की तरफ गई। उसने दोनों हाथों से आईना पकड़ा और उसे दूसरी तरफ रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन आईना उससे हिल ही नहीं रहा था, जैसे वो खुद ही उसके बिस्तर के सामने से कहीं जाना ही नहीं चाहता था। नीति ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन तभी अचानक आसमान से जोरदार बिजली कड़की और जैसे ही वो रोशनी आईने के ऊपर पड़ी तो आईने के अंदर का नजारा देखकर नीति की रूह कांप गई। आईने में एक बुरी तरह जख्मी औरत दिखाई दे रही थी, जो गर्भ से थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, और उसके साथ एक बच्चा जिसका पूरा शरीर जख्मों से छलनी हो चुका था और कपड़े खून से भरे हुए थे। लेकिन जब नीति ने ध्यान से देखा तो उस बच्चे का सिर नहीं था। उसने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जो बेहद ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था।